इतना कुछ हो रहा है और इतना कुछ हो रहा है और होने जा रहा है, अब तो रिएक्ट करने को भी मन नहीं करता। बोले तो क्या बोले। दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, 75 साल की इसकी हिस्ट्री, और इसको इतनी आसानी से हाईजैक किया जा सकता है, इतनी आसानी से लुट जाए डेमोक्रेसी, ये से तो हमने सोचा भी नहीं था। 40 साल हमने देखा था कि 40 साल मुकदमे चलते थे, उसके बाद भी जब तक कोर्ट नोटिस न दे दे और परमिशन न कर दे, ये चीज़ हो नहीं सकती थी। अब इल्ज़ाम बाद में लगता है, बुलडोजर पहले चला जाता है। कोर्ट्स की क्या आंखें बंद हैं? ऊपर से नीचे तक भी खुले आम कानून की उल्लंघना हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन का मर्डर हो रहा है, अभी इल्ज़ाम लगा है और मुजरिम करार दे दिया है कि हर शख्स इनोसेंट है जब तक वो गिल्टी साबित न कर दिया जाए। सबसे ज़्यादा जो चिंता की भूमिका है वो हमारे इंस्टीट्यूशंस की है। अभी तक कोई एविडेंस इलेक्शन कमीशन सामने नहीं रख रहे, क्योंकि लोकतंत्र में एविडेंस केवल डेटा, केवल इंफॉर्मेशन हो सकता है। और एक चीज़ जो इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग को मार्क कर रही है रिपीटेडली, वो है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल ऑफ द कंट्री। कि कुछ बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, वहाँ पर SIR करा लीजिए। यहाँ पूरे देश में डायरेक्शन इशू किया इलेक्शन कमीशन ने कि हम बिहार से शुरू करके पूरे देश में, मतलब करीब 100 करोड़ लोग जो इस देश के वोटर्स हैं, हम सब की नागरिकता की जांच करेंगे। आप प्रूव करिए कि आप सिटीज़न हैं और तब हम आपको अधिकार देंगे कि आप वोट कर सकते हैं अपने देश में। ऐसे लोग जो सालों से वोट करते आ रहे हैं, उन्हें भी ये कहा जा रहा है कि नहीं, अब आप हमें प्रूव करिए, जो डॉक्यूमेंट हम चाहेंगे आप दिखाएंगे, तब हम आपको मानेंगे और आपको उसमें डालेंगे। को हम वोटर होने से नहीं वंचित रखेंगे, इस बार वोट नहीं करेंगे। तो आज सवाल ये उठ रहा है कि लोग कहाँ जाएंगे, इस देश का वोटर कहाँ जाएगा, इस देश का नागरिक कहाँ जाएगा। बंगाल में तो हमने वोट डकैती को देखी, वो भी खुलेआम। RSS कभी भी इसको स्वीकार नहीं किया कि इस देश में मुस्लिम और क्रिश्चियन बराबर के नागरिकता रखने का हक रखते हैं। दो कम्युनिटीज़ इस देश के मुस्लिम और आदिवासी क्षेत्रों में इस देश के क्रिश्चियन लोगों के नागरिकता के हक छीनने का ये प्रोजेक्ट है। अगर भारत के लोकतंत्र की दुनिया में वाहवाही होती है तो उसका एक श्रेय चुनाव आयोग को हमेशा जाता था। क्या इलेक्शन कमीशन ये डेटा शेयर करेगा कि आर्टिकल 326 के तहत कितने ऐसे अयोग्य लोग हैं जिनको इलेक्टोरल रोल से निकाला गया? कोर्ट में हियरिंग हुई थी तो कोर्ट ने ये कहा था कि अगर मास डिलीशन होगा तब हम इंटरफेयर करेंगे, लेकिन अब तो बहुत मास डिलीशन हो चुका। इससे ज़्यादा पता नहीं और कितना मास डिलीशन होगा जब कोर्ट इस चीज़ में इंटरवीन करेगा। इससे हिंदुस्तान की जमहूरियत की सेहत बेहतर होने की जगह और ख़राब हो रही है, बल्कि हिंदुस्तान में जमहूरियत बची भी रहेगी या नहीं, इस पर शक पैदा हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझे द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आप ये पेड़ को देखिए, ये बहुत पुराना पेड़ है और इतना बड़ा और विशाल पेड़ है। पर ये पेड़ इतना बड़ा और ऊंचा खड़ा कैसे है? क्योंकि अगर इसकी आप ये जड़ें देखेंगे ना, तो ये जड़ें बहुत मज़बूत हैं, अंदर तक हैं, गहराई तक हैं। दोस्तों, मैं आज कोई आपको पेड़ की बात नहीं बता रहा, मैं अपने देश की बात बता रहा हूँ। इस पेड़ को अपना देश समझिए, और ये जो जड़ें हैं जिसने ये पेड़ों को संभाल रखा है, ये इस देश के इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस देश को संभाले हुए हैं। लेकिन हाल ही में आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि वो किस तरह से काम कर रहा है और क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या मकसद है। इतने वोट डिलीट हुए और जो हारने वाले लोग हैं उनके मार्जिन इतने कम थे, उसके बाद जो जीते हुए नेता हैं उनकी भाषा कि हम सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेंगे, मुसलमान ने हमको वोट नहीं दिया है, ये हमारा प्रजातंत्र नहीं था। ये इस विशाल पेड़ का जो इतिहास है ये नहीं बताता है कि इस तरह से कभी हुआ है।
इसी पर एक चर्चा हो रही है, आइए उस चर्चा पर चलते हैं। अपूर्वानंद हैं वहाँ पर, अंजलि भारद्वाज हैं, YS कुरैशी साहब हैं जो पूर्व इलेक्शन कमीशन रहे हैं, और आपके हर्षमंदर साहब हैं, कई और लोग हैं, जानते हैं कि क्या है और आज जो बात हो रही है वो बात कितनी ज़रूरी है, आइए समझते हैं। ये चुनाव जिस तरह लड़ा गया वो पूरा गैर कानूनी तरीका था। अगर इन दोनों को ध्यान दें तो ये दोनों चुनाव गैर कानूनी ठहरते हैं, असम और बंगाल के खासकर। तो चुनाव का पूरा माहौल आपके सामने है, चुनाव के बाद का पूरा माहौल आपके सामने है। इसमें हम इस बात को भी जोड़ दें कि पिछले सालों में जैसे बंगाल में अब ये शुरू हो गया, मैंने सिर्फ बुलडोजर की बात की है, लेकिन बंगाल में लोगों को सड़क पर रोककर पीटना, मारना, उनसे जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाना, और ऑटो रोककर, और पूरे बंगाल में हिंसा की वारदात जिसमें हमें कम से कम 6 लोगों के कत्ल होने की खबर मिली है, 6 लोग मारे गए। तो और एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया है जिसने मुख्यमंत्री बनने के ठीक पहले यह कहा था कि वह दरअसल उसने और उसके पार्टी के नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, यह नारा गलत है, अब नारा होना चाहिए जो हमारे साथ है उसी का विकास होगा। ये पूरी तरह से एक कम्युनल डिवीजन जो ऑफिशियली किया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि हम अब सिर्फ उन्हीं वोटर्स को उनके नागरिक हक देंगे जिन्होंने हमें वोट दिया है, और यह खुलकर कहा जा रहा है कि चूंकि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया है, उनके नागरिक हक उन्हें नहीं मिलेंगे। यह सरकार के मंत्री कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, यह सब कुछ बहुत स्पष्ट है। हम इस माहौल में यह बैठक कर रहे हैं तो कुछ मुद्दों को हम समझने की भी कोशिश करेंगे, और हम आगे क्या करें इस विषय पर भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज की बैठक में अपने विचार रखने के लिए जिन्होंने सहमति दी है, उसमें पूर्व चुनाव आयुक्त सर कुरैशी साहब, अशोक लवासा साहब, ये 2 मौजूद हैं जिन्होंने कई चुनाव कराए हैं और जो इस पूरी प्रक्रिया से परिचित हैं, और इसलिए अभी जो हो रहा है उसके बारे में वे बतला सकते हैं। हर्षमंदर हमारे साथ हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में लंबे समय तक रह चुके हैं, और जितना समय तक वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे हैं उससे ज़्यादा वक्त तक उन्होंने हिंदुस्तान के समाज में जो हो रहा है उसमें नागरिक हस्तक्षेप करने की अनेक प्रकार से कोशिश की है। अभी फ़ौरन वे उड़ीसा से लौटे हैं। उड़ीसा जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1.5 साल पहले आई है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आते ही जैसे बांध टूट जाता है वैसे उड़ीसा में बांध जैसे गेट हटा लिया गया है, और उड़ीसा में रोज़ाना हर गांव से, शहर से मुसलमानों और ईसाइयों पर हमले और हिंसा की खबर आ रही है रोज़ाना, और रोज़ाना कोई एक खबर नहीं आ रही है, 2, 3, 4 हिंसा की खबर रोज़ उड़ीसा से आ रही है। तो अभी हर्षमंदर उड़ीसा से लौटे हैं, ईसाइयों के साथ जो वहाँ हो रहा है उसकी तहकीकात करके, और अंजलि भारद्वाज जो सूचना के अधिकार आंदोलन से बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं, चुनाव प्रक्रिया को बहुत ध्यान से देख रही हैं, और ये देख रही हैं कि कैसे हमारे इस पूरे आधार को विकृत किया जा रहा है। तो हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं, और हम अनुरोध करेंगे, क्या हम सबसे पहले कुरैशी साहब से अनुरोध करें कि, और उनसे हम जानने की कोशिश करें कि पूर्व चुनाव आयुक्त होने के की तरह, और ऐसे भी एक शहरी होने के नाते जिस तरह चुनाव कराए गए उसका इम्प्लिकेशन क्या है हिंदुस्तान के लिए, और शहरियों की तरफ फिर हमें क्या करना चाहिए। मुझे टॉपिक तो दिया गया था 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला, लेकिन कोई बात नहीं है, जो ज़्यादा रेलेवेंट टॉपिक मुझे अभी सौंपा गया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ।
और कैसे रिएक्ट करूं। गालिब का एक शेर है कि मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी कि आसान हो गई। उसका पहला है रंज का खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। खूगर का मतलब है आदी हो जाए, हैबिचुएटेड हो जाए कि परेशानी रंज बीमारी से का कि इतनी रहे कि उसकी आदत पड़ जाती है और वो भी जो मुश्किलें हैं वो आसान लगने लगती हैं। इतना कुछ हो रहा है और इतना कुछ हो रहा है और होने जा रहा है, अब तो रिएक्ट करने को भी मन नहीं करता। बोले तो क्या बोले, खुलेआम। लेकिन सिर्फ एक चीज़ पे गुस्सा होता है, जो हैरानी होती है कि दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, 75 साल की इसकी हिस्ट्री, और इसको इतनी आसानी से हाईजैक किया जा सकता है। बस ये मुझे फिनोमेनन नहीं समझ में आता। ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट और दानिश्वर इसको इस बात को समझाएं, इतनी आसानी से लुट जाए डेमोक्रेसी, ये से तो हमने सोचा भी नहीं था। कोशिश हर लीडर की, हर पार्टी की होती है, थोड़ा थोड़ा सा निबल करते रहो, पावर अपनी असर्ट करो, इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर करो, लेकिन सारे इंस्टीट्यूशन अपनी पॉकेट में चले जाएं और खुशी खुशी वो चले जाएं या किस सूरत हाल में गए हैं, दैट इज़ द सिचुएशन। अब जब से ये जैसे इन्होंने जिक्र किया वो जेवीसी होते ना, जो डेमोलिशन बुलडोज़र, 40 साल हमने देखा था कि 40 साल मुकदमे चलते थे और उसके बाद भी जब तक कोर्ट नोटिस न दे दे और परमिशन न कर दे, ये चीज़ हो नहीं सकती थी। अब इल्ज़ाम पहले लगता है, बुलडोज़र बाद में लगता है, बुलडोज़र पहले चला जाता है। और कोर्ट्स की क्या आंखें बंद हैं ऊपर से नीचे तक। ये दुख और अफसोस की बात है कि भाई खुलेआम कानून की उल्लंघना हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन का मर्डर हो रहा है, अभी इल्ज़ाम लगा है और मुजरिम करार दे दिया। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एक हिंदुस्तान का सिविलाइज लॉ का प्रिंसिपल होता था कि हर शख्स इनोसेंट है जब तक वो गिल्टी साबित न कर दिया जाए। सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से कि ये खूनी है तो वो खूनी तो नहीं हो जाता। मैंने इल्ज़ाम लगा दिया, इनके घर बुलडोजर पहुंच गया, मकान गिर गया, 10 साल मुकदमा चला, हो सकता है 2 साल के मुकदमे के बाद ये कहे कि नहीं ये तो इनोसेंट है, इनके तो मकान नहीं झाड़ना चाहिए था, तो वेयर डज ही गो, व्हाट हैपेंस टू दैट हाउस? खुलेआम हो रहा है। तो इसमें हालांकि एक तरफ तो जुडिशरी को ये सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए, और अगर नहीं भी ले रही हैं, वो जो अफसोसनाक और दुख की बात है, कितने तो केसेस गए इन चीज़ों पे कोर्ट में, उसमें क्या फैसला निकल के आया, तो खुलेआम हिंदुस्तान की दुनिया भर में। और फिर अगर जब हमारा एक ग्लोबल इंडेक्स ऑफ डेमोक्रेसी हर साल निकलती है कई जगह से, ये इकोनॉमिस्ट लंदन की है, वीडम स्वीडन की है और बाद 10-11 है, उसमें हमारा रैंक अगर घट जाता है तो 2013 में हम 27वें नंबर पे थे, फिर गिरते गिरते हम 57 पे चले गए। और फिर हम उनको गाली देते हैं कि ये कंपनियां, बल्कि उनके, मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में रिपोर्ट पढ़ी कि उनकी कंपनी में मैगजीन के दफ्तर में पहुंच गए कि साहब आप ये डेटा कहाँ से लाते हैं, ये करते हैं, बताओ तरीका क्या है, आपका मेथडोलॉजी क्या है, तो और बल्कि अच्छा होगा हम ही आपको डेटा दे दिया करेंगे। अरे वाह। उन्होंने कहा कि सामने जो पेड़ है ना उसके ऊपर चढ़ जाओ बंदर की तरह, क्योंकि 203 मुल्कों में हम ये सर्वे करते हैं, हर एक में हमारे जो डेटा एनालिसिस और डेटा कलेक्शन मशीनरी टूल सब सारे कॉमन है। आपके लिए हमने कोई स्पेशल तो ईजाद नहीं किए। फ्रीडम ऑफ प्रेस में हम 180 में से 160 पे हैं, और जो 9 बजे रात को चिल्ला रहे होते हैं ये बड़े बड़े एक्सपर्ट, अपने को जो एक्सपर्ट कहने वाले नेशन से पूछते रहते हैं कि ये नेशन के बिहाफ पे पूछते रहते हैं कि ये जवाब दो, उनको डूब मरना चाहिए नियरेस्ट कुएं में, चुल्लू भर पानी में, कि जो हमारे दुनिया में हमारे मीडिया की अगर ये रिस्पेक्ट है कि हम 160 में से 180 में से 140 60 पे हैं, क्या हो रहा है? तो स्वीडन ने हमको इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी डिक्लेयर कर दिया, तो हम उनसे लड़ने लग गए। मैं वी ट्राई टू शूट द मैसेंजर, क्या मुझको बुरा कैसे कहे, मैं तो इतना अच्छा हूँ, कितना अच्छा हूँ, मेरे प्यारों से पूछ लो,
वो बता देगा। आप इधर उधर क्यों ढूंढते हो, आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, हमारा आदमी तो बता देगा, ये सारा डेटा हमसे ले लिया करो। तो ये तो हो गया हमारी जो हालात जो इन्होंने बताया। और खुलेआम ये चीफ मिनिस्टर असम वाले कितने दिन से कह रहे हैं, इन्होंने शुरू कर दिया। और मुझे लगता है इसमें कोई कोर्ट वोट मुदाखलत करने वाली नहीं है। अभी जो इलेक्शन हुए उसमें तो मैं तो हैरान था, एक जज साहब ये कहते हैं कोई बात नहीं, अगर इस बार वोट नहीं दिए तो अगली बार दे लेना। कितने इनोसेंट जज हैं हमारे, और ये चीफ जस्टिस भी बनेंगे, कितने इनोसेंट हैं, कोई बात नहीं अगले मिलर दे देना। इस बीच में रिजल्ट कुछ भी हो जाए, मुल्क स्टेट तबाह हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप दे देना। हिस्ट्री का मैं स्टूडेंट हूँ, इन्होंने भी शायद हिस्ट्री पढ़ी थी कॉलेज में। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने सबने सुना ही होगा मशहूर कहानी कि वहाँ की जो फ्रेंच क्वीन थी मैरी एंटोइनेट, वहाँ पर भूखमरी हुई थी फ्रांस में। तो किसी ने कहा कि लोगों में भूखमरी है, उनके पास कुछ खाने को रोटी नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा रोटी नहीं है तो वो केक क्यों नहीं खा लेते। तो ये तो वैसे ही, अगर वोट अभी नहीं है तो अगली बार दे लेना भाई, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। सो ये कोर्ट की निगरानी में ये सब एट्रॉसिटी हुई जो हुई SIR की। 30 लाख क्या है, सबसे पहले तो जो 90 लाख डिलीशन हुई बंगाल को ही ले लीजिए। तो 90 लाख डिलीशन हुई, सबसे पहले तो उसका ऑडिट होना चाहिए। वो डिलीशन इन द फर्स्ट प्लेस, उसमें बहुत बेईमानी है। कितनी चीज़ें हमने अखबार में पढ़ी थी कि आपके मेरे एनुमरेशन फॉर्म, जब वो उसने कहा जी मैं एनुमरेशन फॉर्म भरता हूँ, अरे आपका तो मैंने भर दिया, डोंट वरी। BLO साहब ने अपने आप ही भर दिया, क्या भरा क्या नहीं भरा वी डोंट नो। और अगर आप इस बहाने उसने कह दिया कि जी भरा गया और आपका भरा नहीं गया, तो आप एनुमरेशन फॉर्म भरे ना होने की वजह से ही आपका वोट निकल गया, आप तो डिलीट हो गए। हम 27 लाख की बात करें, हम लोगों की भी मेमोरी बड़ी शॉर्ट है। सिर्फ 27 लाख जो एजुडिकेशन में गए हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, जो 90-95 लाख डिलीट हुए इन द फर्स्ट प्लेस, वो सस्पिशियस है। और एक तरफ जो हम लोगों को कोई ध्यान ही नहीं जाता कि ये जो पुरानी है अशोक विल कंफर्म, हमने तो 20 सालों साल देखा है कि जो इसमें नए नाम डले हैं उनकी भी ऑडिट होनी चाहिए। ये पुरानी एक प्रैक्टिस होती थी कि इलेक्शन से पहले पार्टी वाले 2,000 5,000 फॉर्म लेके आते थे, वो कि जी इनको एडमिट कर दो, और उनको एडमिट किया जाता था एक ज़माने में। फिर इलेक्शन कमीशन ने सख्ती करनी शुरू की कि नो बल्क एप्लीकेशंस प्लीज़, आप सिर्फ अपने परिवार की बात कीजिए, 5-6 एप्लीकेशन लेके आइए, उसके ऊपर नहीं लगे। अभी भी हमने अखबार में पढ़ा कि किसी ने 1600 एप्लीकेशन दे दी, किसी ने 2000 दे दी। उन 2000 को अगर एडमिट कर लिया इलीगल, लेकिन लॉ क्या होता है जी, इसके तो हमने स्पेलिंग भी नहीं सुनी आज तक। ये जो मिलेगा कि आप इन एंट्रीज की भी एनालिसिस और ऑडिट होना चाहिए। तो अब कॉमन सेंस की बात, तमिलनाडु में अभी भी एक MLA 1 वोट से हारा, 1 वोट से, जो मुकदमा चला और सुप्रीम कोर्ट में फाइनली कल इससे का फैसला हुआ। 1 वोट से हारना जीतने के हमारे पास पहले बहुत सारे केसेस थे। बस 20 वोट, 50 वोट, 200 वोट, 1000, 2000 वोट से हारना जीतना तो बड़ी कॉमन चीज़ है। और डिलीट हो गए आपके 50,000 वोट। अब ममता के 50,000 वोट डिलीट हुए, वो 15 से हारी, तो वो 50,000 वोट अगर सारे के सारे उनके नहीं थे तो 40,000 तो होते, 30 तो होते, 25 तो होते। मैंने सुना था, राइट और रॉन्ग, कि स्टालिन के 1 लाख उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में डिलीट हुए, 1 लाख, वो 8,000 से हारे हैं। तो ये जैसे इस डिलीशन का कोई मतलब ही नहीं है, और हमारी कोर्ट को नज़र नहीं आया ये। फिर कोर्ट ने ये कहा कि नहीं अच्छा, इसका इतना ये असर पड़ता है, जब पड़ेगा तो हमारे पास आना, तब देखेंगे। अब आ गए, देखो क्या कर सकते हो, बता दो भैया हमें भी, हम अनपढ़ आदमी हैं, कि क्या कर सकते हो। कि अब आपके सामने जब ये फैक्ट आ गए आप क्या करेंगे? कर सकते हैं सारा इलेक्शन वॉइड कर दीजिए, कर सकते हैं। अगर इलीगल है तो अवॉइड कीजिए, बैकबोन दिखाइए, लेकिन कुछ न कुछ और इसी किस्म को बोल दिया जाएगा कि साहब अभी नहीं तो अगली बार कर लेना। ये जो वाकई समझ में नहीं आता, करें तो क्या करें, सिवाय इसके कि अपने बाल नोच लें, और तो मुझे तो कोई सोल्यूशन नज़र आता नहीं। सिर्फ बस एक उम्मीद होती है कि
अपूर्वानंद जी ने जैसे बताया कि मुसलमानों के साथ जो ज़्यादतियों के बड़े प्लान बन गए हैं, जो हो रहे हैं, लेकिन मेरे दाएं और मेरे बाएं दोनों तरफ ये लोग बैठे हैं, ये भी तो हैं, ये भी तो हिंदू हैं, प्रैक्टिसिंग हिंदू है, शायद न भी हो, लेकिन उसके बावजूद अंजलि है, अशोक लवासा है, मैं अकेला हूँ, तो मैं अकेला कहाँ हूँ? मेरे सब तो चारों तरफ सेक्युलर लोग और मेरे डिफेंडर और प्रोटेक्टर बैठे हैं। और मेरे लिए तो खासतौर से आ रही नहीं कि जिस इंस्टीट्यूशन में मुझे तो ज़्यादा दुख होता है, अगेन गालिब का एक शेर कि रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई से माफ़, आज कुछ दर्द दिल में सिवा होता है, कि गालिब मुझे इस बिटर इस स्पीच से माफ़ रखना, आज मेरे दिल में ज़रा दर्द ज़्यादा ही है। और वो एज ए सिटीज़न आप लोगों ने अपना दर्द जाहिर किया, आपको एज ए सिटीज़न तो आपको दर्द है, मैं भी सिटीज़न हूँ। लेकिन मैं ये भी बता दूँ कि मैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, 6 साल था। इसकी जो दुनिया में रेपुटेशन थी, उसकी उस इमारत को बनाने में 2-4 ईंटें मैंने भी लगाई थी। उस इमारत को गिरते में आप लोगों को तो दुख हो ही रहा है, मुझको एक्स्ट्रा दुख हो रहा है कि मैंने तो मेरे तो बनाई हुई इमारत है ही नहीं, कुछ हद तक कुछ 1-2-10-20 ईंटें मैंने भी लगाई हैं। ऐसी सूरत में इतने हालात ऐसे ख़राब हो जाएंगे और उसका कोई समाधान नज़र नहीं आएगा। ये एक हेल्पलेसनेस की जो सिचुएशन है, ये देश के लिए अफसोस की बात है। मुझे याद है मनमोहन सिंह जी से जब भी मिलते थे वो कहते थे कि कुरैशी तुम लोगों को, यानी इलेक्शन कमीशन की जो रेपुटेशन की वजह से इंडिया की रेपुटेशन है, इंडिया की जो, और पूरी दुनिया में जाइए, अगर इंडिया जाना चाहता था 2 चीज़ों के लिए, एक तो यहाँ की आबादी बहुत है और यहाँ की डेमोक्रेसी के लिए। दैट वाज आवर आइडेंटिटी। कैन वी कॉल अवरसेल्फ डेमोक्रेटिक नाउ? तो ये पढ़ने से पहले ही मैं समझता ख़त का मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर कि शट अप, आई शट अप, थैंक यू। क्या लिखा है आपने? यही लिखा ना? डॉक्टर कुरैशी ने और अपूर्वानंद जी ने काफ़ी सारी बातें कही हैं। मैं अपनी बात को यही कहकर शुरू करना चाहती हूँ कि आज मेरे ख्याल से जो हमारी इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस की जो प्रक्रिया है, उसमें जिस तरीके का ट्रस्ट डेफिसिट नज़र आ रहा है और लोगों के बीच में जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत अलार्मिंग है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो चिंता की भूमिका है वो हमारे इंस्टीट्यूशंस की है, क्योंकि कहीं पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, क्या जो रूलिंग पार्टी है वो ज़्यादती कर रही है नहीं कर रही है, वो एक विषय है और उस पर बहुत ज़्यादा अब लोगों को सरप्राइज़ भी नहीं होता। लेकिन जो उम्मीद रहती है और जो ट्रस्ट होने की ज़रूरत है इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस में, कि वो लोकतंत्र में लोगों के जो अधिकार हैं और चुनाव जिस तरीके से होने चाहिए उसमें विश्वास कायम रखेंगे और उन्हें ठीक से कराएंगे। आज हम देख रहे हैं कि उस पर लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा डगमगा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम शुरू से जानते हैं और मेरे ख्याल से बहुत वाइडली रिस्पेक्ट भी करते रहे हैं एज एन इंडिपेंडेंट रेफरी, चुनाव करते हैं, चुनाव में प्लेयर्स हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का बाय एंड लार्ज रोल जो रहा है वो लोगों को हमेशा यही लगा है कि हमारे देश में चुनाव ठीक ठाक हो जाते हैं। और आज जिस तरीके का माहौल है, ऐसा लग रहा है कि वो रेफरी ने ही जाके एक पार्टी ज्वाइन कर ली है, एक टीम को ज्वाइन कर लिया है। और ये परसेप्शन बहुत डेंजरस है। मैं नहीं कह रही और मुझे नहीं लगता है कि कोई यहाँ कह रहा है कि ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है। और इलेक्शन कमीशन पर एक बहुत बड़ा दायित्व है आज कि वो ये दिखा सकें कि ये गलत है। अभी तक कोई एविडेंस इलेक्शन कमीशन सामने नहीं रख रहे, क्योंकि लोकतंत्र में एविडेंस केवल डेटा, केवल इंफॉर्मेशन हो सकता है। और एक चीज़ जो इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग को मार्क कर रही है रिपीटेडली, वो है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी।
lack of accountability towards the people of the country. फरमान जारी कर रही है इलेक्शन कमीशन। एसआईआर के ऊपर मुझे कहा गया है बातचीत करने के लिए, मतलब एक दिन उठ के इलेक्शन कमीशन ने फरमान जारी कर दिया कि हम बिहार के चुनाव से पहले हम एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट करेंगे, हम प्यूरिफिकेशन करना चाहते हैं वोटर लिस्ट की, हमारा मैंडेट है। हम में से कोई नहीं कह रहा कि मैंडेट नहीं है, आप वोटर लिस्ट बनाइए, उसको बिल्कुल ठीक ठाक रखिए। हम नहीं चाहते कि जो लोग जो वोट नहीं करना चाहिए जिनको वो वोट करें, हम ये भी नहीं चाहते कि जिनको करना चाहिए वो एक्सक्लूड हो। आप ज़रूर लिस्ट को ठीक करिए, लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसका अगर संविधान में भी हम देखें यही समझ में आता है कि किसी पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी और एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पे लगे कि कुछ बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है वहाँ पर एसआईआर करा लीजिए। यहाँ पूरे देश में डायरेक्शन इशू किया इलेक्शन कमीशन ने कि हम बिहार से शुरू करके पूरे देश में, मतलब करीब 100 करोड़ लोग जो इस देश के वोटर्स हैं, हम सब की नागरिकता की जांच करेंगे। आप प्रूव करिए कि आप सिटीज़न हैं और तब हम आपको अधिकार देंगे कि आप वोट कर सकते हैं अपने देश में। ऐसे लोग जो सालों से वोट करते आ रहे हैं उन्हें भी ये कहा जा रहा है कि नहीं, अब आप हमें प्रूव करिए, जो डॉक्यूमेंट हम चाहेंगे आप दिखाएंगे, तब हम आपको मानेंगे और आपको उसमें डालेंगे। अब इस तरीके की प्रक्रिया पहले तो कभी भी नहीं हुई। हमारे साथ दो इलेक्शन कमीशन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं। इस तरीके की प्रक्रिया पहले हमने कभी होते हुए नहीं देखी। राइट टू इन्फॉर्मेशन में एप्लीकेशंस लगाई गई, हमने सवाल पूछे कि क्या कारण था कि एसआईआर आपको करना पड़ा, इस तरीके से करना पड़ा, आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट में इलेक्शन कमीशन ने कहा, 900 पेज का एफिडेविट था, उसमें उन्होंने कहा कि हमने एक इंडिपेंडेंट अप्रेजल के बेसिस पे डिसाइड किया कि एसआईआर करने की ज़रूरत है, लेकिन उन 900 पन्नों में इंडिपेंडेंट अप्रेजल की कॉपी नहीं लगाई। उस अप्रेजल की कॉपी मांगी गई आरटीआई एक्ट के तहत, तो कहा गया वी डू नॉट हैव दिस इन एनी मटेरियल फॉर्म। ये सवाल पूछा गया कि आपने किससे बातचीत करी थी एसआईआर करने से पहले, क्या आपने पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत करी, क्या आपने स्टेट्स में बातचीत करी, आपने कुछ एक्सपर्ट से बातचीत करी, कुछ इलेक्शन कमिश्नर्स जो बाहर जा चुके हैं उनसे बातचीत करी, आप हमें पेपर शेयर करिए, फाइल शेयर करिए, डिसीजन कैसे लिया गया वो शेयर करिए फाइल्स। तो इलेक्शन कमीशन का फिर जवाब आया कि नो सच इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट्स इन मटेरियल फॉर्म। जब अपील डाली गई तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने लिखित में जवाब दिया है, नो डिसीजन टू अंडरटेक एन एसआईआर हैज़ बीन टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये हमारे पास कॉपी है ऑफ व्हाट द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैज़ गिवन इन राइटिंग, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एसआईआर करने का अगर डिसीजन इलेक्शन कमीशन में नहीं लिया गया तो कहाँ लिया गया? क्या बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में लिया गया या एमएचए में लिया गया? कहाँ लिया गया एसआईआर अंडरटेक करने का डिसीजन? ये भी मीडिया में हमने पढ़ा कि ये कहा गया कि ये फाइलों पे नहीं लिया गया, व्हाट्सएप पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी ने ये डिसीजन ले लिया। अब जब तक हमारे सामने तथ्य नहीं रखे जाते, हाउ डू वी नो हाउ दिस important significant decision which has impacted nearly 100 crore people in this country was taken to begin with? जिस तरीके से एसआईआर को पुश थ्रू किया गया है, रोड रोल किया गया है, वो भी हम सब ने देखा है। बिहार में 65 लाख लोगों के नाम डिलीट किए और कहा हम नहीं बताएंगे कि किन के नाम डिलीटेड हैं, वो लोग मर गए हैं या शिफ्ट कर गए हैं, केवल इतना ही बताएंगे। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि आप लिस्ट जारी कीजिए, इलेक्शन कमीशन कहता रहा हम लिस्ट जारी नहीं करेंगे, लोगों की प्रिवेसी का हनन होगा। फाइनली लिस्ट जारी हुई, इतने लोग आए सामने कहने के लिए कि हमें कह दिया है हम मर चुके हैं, हम तो यहाँ बैठे हैं, हम ऐड क्यों नहीं हो रहे, हम क्यों नहीं वोट दे पा रहे हैं। उसके बाद बाकी 12 राज्यों में एसआईआर हुआ है। बंगाल में तो जिस तरीके का एक पूरा स्पेक्टिकल हुआ एसआईआर के नाम पे, पूरे देश ने देखा है। यूनिक चीज़ जो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड की कि 1 करोड़ 35 लाख लोगों के नाम
शॉर्ट लिस्ट करे एक सीक्रेट एल्गोरिदम को यूज़ करके। मैं सीक्रेट एल्गोरिदम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि किसी के साथ शेयर नहीं किया गया था वो एल्गोरिदम। उस एल्गोरिदम को यूज़ करके 1,35,00,000 लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट किए गए कि आपकी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। 2002 की जो वोटर लिस्ट थी उससे आपके नाम के स्पेलिंग मैच नहीं करते, आपके पिता के नाम के स्पेलिंग मैच नहीं करते, आपके पिता की और आपकी एज में डिफरेंस जो है वो ठीक नहीं लग रहा है, आप वोट नहीं कर पाएंगे, आपको नोटिस जारी करते हैं। फर्स्ट प्लेस एवर SIR में बंगाल में जहां नोटिस जारी हुए 1,35,00,000 लोगों को। उसके बाद 60 लाख लोगों को कहा गया कि आपको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के कारण हम डिलीट कर रहे हैं फ्रॉम द वोटर लिस्ट, और जो बाकी के 75 लाख लोग थे उन्हें कहा गया नहीं आप ठीक हैं। हाउ वॉज दैट डिसाइडेड, ये भी कोई क्लैरिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि हम अपनी स्पेशल पावर्स इन्वोक करेंगे, उन्होंने कहा हम जुडिशियल ऑफिसर्स को यूज़ करेंगे, वो एडजुडिकेट करेंगे मैटर्स को। 60 लाख के बाद 27 लाख लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया, आप वोट नहीं कर पाएंगे। उनकी हियरिंग नहीं हुई, वो कह रहे हैं हमारे पास पासपोर्ट हैं, हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट हैं, आप कह रहे हैं हम अपनी एक्सरसाइज नहीं कर सकते राइट टू वोट, हाउ कैन दिस हैपन? एंड द सुप्रीम कोर्ट लाइक डॉक्टर कुरैशी जिस सेड कोई बात नहीं, इस बार मत करिए वोट, क्या तकलीफ है, नेक्स्ट टाइम कर लीजिएगा, आपको हम वोटर होने से नहीं वंचित रखेंगे, इस बार वोट नहीं करेंगे। जब बहुत ह्यू एंड क्राई हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपनी स्पेशल पावर यूज करके कहा, ये नहीं कहा कि आप वोट कर लीजिए, ये कहा कि हम ट्राइब्यूनल सेटअप कर देते हैं, 19 ट्राइब्यूनल होंगे, वो सुनवाई करेंगे और फिर वो डिसाइड करेंगे कि आप वोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। 2000 के करीब केवल लोगों की, आउट ऑफ 27 लाख पीपल, 2000 के करीब लोगों की केवल अभी तक जो समझ में आई है, जो हम जुटा पाए हैं सूचना, उनकी सुनवाई हुई। जबकि ट्राइब्यूनल्स के पास अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट्स इंफॉर्मेशन 34 लाख अपील्स आई। तो मतलब 34 लाख लोग, और जो 2000 की सुनवाई हुई उसमें से लगभग सारे लोगों को पाया गया कि इनको वोट करने का अधिकार होना चाहिए, उन्हें ऐड कर दीजिए वापस। तो मतलब 34 लाख लोग पोटेंशियली ऐसे थे जो वोट जिनको करना चाहिए था वो वोट नहीं कर पाए क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो पाई। ऐसे में चुनाव हुए बंगाल में 150 सीट्स पर विनिंग मार्जिन जो थी वाज लेस देन द नंबर ऑफ डिलीशंस। हम नहीं कह रहे कि अगर डिलीशंस नहीं होती, अगर सुनवाई हो जाती तो रिजल्ट पलट जाता, पर एक बड़ा सवाल आज उठ रहा है बंगाल चुनाव के रिजल्ट्स पर। विनिंग मार्जिन लेस देन द नंबर ऑफ डिलीशंस अंडर SIR जो वोट्स की हुई हैं इन 150 सीट्स इन वेस्ट बंगाल, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द सीट्स। चुनाव के रिजल्ट्स में लोगों के ट्रस्ट का क्या होगा? जिस समय पर चुनाव की गिनती हो रही है उस समय पर यह कहा जा रहा है कि वोटिंग एजेंट्स के साथ मारपीट हो रही है, ये कहा जा रहा है उन्हें बाहर निकाला जा रहा है कई पार्टी के वोटिंग एजेंट्स को। पता नहीं ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये मांग उठी कि आप CCTV कैमरा जो हमारे लोगों के टैक्स पेयर्स के पैसे से लगाए गए हैं फॉर द प्रिसाइज पर्पस ऑफ स्टॉपिंग इलेक्टोरल फ्रॉड एंड एक्सपोजिंग इलेक्टोरल फ्रॉड, उसकी आप हमें फुटेज दे दीजिए। इलेक्शन कमीशन अड़ा हुआ है, इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा CCTV कैमरास की फुटेज। आज आम नागरिक को इस देश के कैसे मालूम पड़ेगा, वो चाहे बीजेपी का वोटर हो, चाहे TMC, चाहे कांग्रेस, किसी का भी वोटर हो, उसे कैसे पता चलेगा कि चुनाव सही से हुए और चुनावों में गिनती सही से हुई? और ये केवल भारत में हम ऐसी कोई मांग नहीं कर रहे हैं, ये बहुत सारी डेमोक्रेसीज में जो स्ट्रॉन्ग रूम होते हैं, काउंटिंग रूम होते हैं, वहाँ के CCTV कैमरा फुटेज को सार्वजनिक किया जाता है, लाइव स्ट्रीमिंग होती है उसकी। जब इतने बड़े सवाल उठ रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं CCTV कैमरा का फुटेज मांगते हैं जब कोई भी, तो कहते हैं कि बहू बेटियों की हम प्रिवेसी बचाना चाहते हैं, हम नहीं देंगे। क्या हमारे देश में अब जो चुनाव हो रहे हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के न्यूनतम मानक पर उतर रहे हैं खरे कि नहीं? ये आज बड़ा सवाल है हमारे सामने। और 6 लाख लोग
लास्ट मिनट पर ऐड होते हैं बंगाल की वोटर लिस्ट में। जो डिलीट हुए वो एक, जो एडिशंस हुई वो अलग, उस पर भी कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आया है ये लोग कैसे ऐड हो रहे हैं। और वोटर लिस्ट जो दी जा रही है वो मशीन रीडेबल नहीं दी जा रही कि आज हम कोई बैठ के कुछ एनालाइज कर ले कि कहाँ पर ऐड हुआ, क्या ऐड हुआ, किस तरीके से हो रहा है, डिलीट हो रहा है। मशीन रीडेबल भी, प्रिवेसी, मतलब हर चीज पे इलेक्शन कमीशन आज प्रिवेसी की आड़ लेकर जवाबदेही से भागते नजर आ रहे हैं। बार बार ये कहा गया कि आपकी वोटर टर्नआउट हमेशा गड़बड़ा जाती है। 30% आप कहते हैं बढ़ गई वोटर टर्नआउट। इतने लाखों लोग एंड ऑफ इलेक्शन के टाइम पे बाहर खड़े थे। आप यही बता दीजिए कि कितने लोगों को आपने टोकन दिया एट एवरी बूथ एट 6 PM। जब वोट इलेक्शन खत्म हुए तो आपने कितने लोग बाहर खड़े थे जिनको आपने टोकन दिए? मेरे ख्याल से इसकी मांग तो इस बार बहुत लोगों ने करी, डॉक्टर कुरैशी भी बैठे हैं, हम सभी लोगों ने करी, वो भी इलेक्शन कमीशन नहीं बताएंगे। तो किस तरीके से चुनाव हो रहे हैं इस देश में, इलेक्शन कमीशन की भूमिका क्या है और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या है? सुप्रीम कोर्ट के सामने आज याचिका पड़ी है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है SIR हमारे देश का। आप संवैधानिकता तय कीजिए, संवैधानिकता तय नहीं हो रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को हम SIR तो करवा के ही रहेंगे। क्या ये भूमिका है हमारे सुप्रीम कोर्ट की? जब इतने सवाल उठ रहे हैं इंक्लूडिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द SIR प्रोसेस, इज दिस व्हाट वी एक्सपेक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? और आज जब SIR की वेपनाइजेशन हो रही है, जब ये कहा जा रहा है कि जिसको भी हमने डिलीट कर दिया अब आप राशन को भी आप नहीं ले पाएंगे, आप पेंशन नहीं ले पाएंगे, ये आर्टिकल 21 के राइट्स हैं हमारे, गारंटी टू द पीपल नॉट जस्ट टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। लेकिन अगर उनको भी एक्सक्लूड किया जाएगा तो आज सवाल ये उठ रहा है कि लोग कहाँ जाएंगे, इस देश का वोटर कहाँ जाएगा, इस देश का नागरिक कहाँ जाएगा? दोस्तों, इसमें मुझे लगता है कि कोई भी इम्पार्शियल जो ऑब्जर्वर है वो नहीं कह सकता दिल पे हाथ रखते हुए कि हमें दिख रहा है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस अब इस देश में हो रहे हैं। और वोट चोरी की बात पिछले कुछ सालों से हो रही है। बंगाल में तो हमने वोट डकैती को देखी, वो भी खुलेआम। इट इज़, इसमें कोई शर्मिंदगी भी नहीं रही। मैं इस वोट डकैती के बारे में, इसकी प्रक्रिया के बारे में बात नहीं करूँगा। मेरे साथी बहुत जानकारी दिए हैं, अशोक की भी देंगे। मैं उस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ हमारे देश के नागरिकों को कि ये क्यों कर रहे हैं वोट। ये चुनाव जीतना, किसी भी तरह से जीतना क्यों ज़रूरी है? अगर सिर्फ पावर, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर या रूलिंग पार्टी को पावर से बहुत मोहब्बत है इसलिए कर रहे हैं, दैट वुड बी सीरियस इनफ। लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये एक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट जो 100 साल पहले शुरू हुई थी, उसकी पूर्ति का ये बहुत बड़ा कदम है। वो आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट क्या है? RSS कभी भी इसको स्वीकार नहीं किया कि इस देश में मुस्लिम और क्रिश्चियन बराबर के नागरिकता रखने का हक रखते हैं। ये शुरू से और खुल के उनका कहना था कि या तो अव्वल तो चले जाएं और रहें तो डर के, सहम के, दब के एज सेकेंड क्लास सिटीजन्स। अब सिटीजनशिप है क्या? हैना अरेंट एक फिलोसोफर हैं जो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत, बहुत अहम बात कही कि सिटीजनशिप इज़ द राइट टू हैव राइट्स, मतलब हक रखने का हक। सभी हकों का अगर कोई बुनियाद है वो है नागरिकता। अगर आप नागरिकता को इस बस एक चुटकी में, अच्छा इतने लाख यहाँ, अच्छा इनको ये कर दीजिए, अब आपके
क्या कर रहे हैं? हक रखने का हक एक बड़ा समूह इस देश का, उससे छीना जा रहा है। अगर ये डिस्पर्स्ड होता कि मतलब कुछ इस समुदाय के, उस समुदाय के, उस समुदाय के, सबके नागरिकता के हक पे इस तरह का वार हो रहा हो, वो अपने आप में गंभीर होती। बट देयर इज नो डाउट दैट देयर इज अ क्लियर टारगेटिंग ऑफ टू पर्टिकुलर कम्युनिटीज, दो कम्युनिटीज इस देश के मुस्लिम और आदिवासी क्षेत्रों में इस देश के क्रिश्चियन लोगों के नागरिकता के हक छीनने का ये प्रोजेक्ट है और बहुत गंभीर प्रोजेक्ट है। अब 20 करोड़ मुसलमान तो कहीं आप वो चाहें भी तो उनको सागर में तो फेंक नहीं सकते हैं, रहेंगे तो इसी देश में रहेंगे, लेकिन किस तरह से रहेंगे? क्या उनका सर ऊंचा रख के एक बराबर के नागरिक के हक रखते हुए वो जी पाएंगे कि नहीं? वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो नहीं जी पाए इस तरह से। एंड आई फील दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड नॉट जस्ट हाउ elections are being stolen in this country, but why are elections being stolen in this country? वो समझना बहुत ज़रूरी है, और उसकी बात अगर हम ना करें तो we don't realize that how grave this practice is. मतलब मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर सिर्फ कुछ लोग पावर छोड़ना नहीं चाहते थे, उनका एक पर्सनल एजेंडा ऑफ पावर था, वो गंभीर बात होती, लेकिन ये कुछ लोगों के पावर की बात नहीं है। इस देश के संविधान, इस देश की एक 2000 साल पुरानी परंपरा, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद की बात वो करते हैं। स्वामी विवेकानंद 1898 में जब गए थे, उन्होंने कहा, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ कंट्री विच वेलकम्स द परसिक्यूटेड ऑफ एवरी रिलीजन एंड एवरी कंट्री। मुझे गर्व है, स्वामी विवेकानंद ने कहा, कि मैं उस देश का वासी हूँ जो पीड़ित और जो जुल्म सहने वाला हर मज़हब और हर देश के लोगों को लिए हमने एक पनाह दी है अपने देश में। वो देश आज हम इसको क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं? बहुत 2-3 जितना वक्त होगा जब तक तुरंत चिट नहीं देंगे, मैं थोड़े उदाहरण देना चाहूँगा। बंगाल में, मतलब मैं बार बार साथियों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि कुछ घंटे भी नहीं लगे, चुनाव घोषित हुआ, एंड अक्रॉस बंगाल फ्रॉम कैलकाटा टू कूच बिहार, मुसलमानों के घर, झोपड़ियाँ, ठेले, उस पर एक क्लियर अटैक होने लगा। किसी ने मतलब खुल के आदेश नहीं दिया, लोग समझ रहे थे दिस इज द बैटल अगेंस्ट TMC, it is also against India's Muslims। और सब समझते हुए उन्होंने उनके ऊपर हिंसा शुरू की। और वहाँ के साथी बताते हैं कि बहुत डर है आगे हम लोग के साथ क्या होगा। असम की बात तो और भी गंभीर पहले से है, उसके बावजूद भी जिस तरह का चुनाव परिणाम आया, कुछ हद तक डिलिमिटेशन का था। लेकिन असम में क्या हो रहा है, एक समुदाय है बंगाली भाषी या बंगाली मूल के असम में मुसलमान। अब दे अबाउट 1/3 असम की आबादी इन लोगों की है। ये बांग्लादेशी नहीं है। जब ये देश 200 साल पहले से, जब ये देश एक देश था, अंग्रेज़ों की जो राज थी, उन्होंने उन लोगों को ढूंढा क्योंकि वो देवर लैंड हंग्री, उनको ज़मीन और मेहनती बहुत थे। तो जो ये इलाका जो बहुत मुश्किल इलाका था, उसको आबाद किया, वहाँ खेत बनाए, और उस कारण से वो बसे हुए, पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ से बसे हुए हैं। आज वो कह रहे हैं कि ये सारे बांग्लादेशी यहाँ छिपके आ रहे हैं, और यहाँ तक मैंने सुना कि 4 बीघा करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ आ रहे हैं। यहाँ 4 बीघा कर रहे हैं तो वहाँ कर रहे हैं, मतलब एक इट्स एब्सोल्युटली अब्सर्ड। बांग्लादेश क्या पर कैपिटल इनकम ऑफ इंडिया से आगे बढ़ गया है।
क्यों वो आएगा, वो असम में आएगा? इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। अब आप लोगों को पिकअप कर रहे हैं और टू बी अ बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम एनीवेयर इन द कंट्री, आपको किसी भी वक्त में उठा के वो, और मैं ये मन घड़त कहानियाँ नहीं बता रहा हूँ, प्रॉपरली बता रहा हूँ आपको। एयरफोर्स प्लेन में जकड़ के आपको उठा के, अब तक वो त्रिपुरा बॉर्डर ले जाते थे और असम के बॉर्डर में ले जाते थे। अब बंगाल का भी बॉर्डर खुल गया है। I'm terrified about what is going to happen. लोग ये जो पुश बैक है, पुश बैक क्या होता है? पुश बैक का मतलब ये है, देखिए अगर सचमुच आप फॉरेनर हैं तो आप जिस देश का वो है, रोज़ हमें डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यहाँ भेज रही है, पर वो भेज रही है हिंदुस्तानियों को, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है। जिन लोगों को हम कह रहे हैं फॉरेनर हैं, ना वो मानते हैं वो बांग्लादेशी, ना बांग्लादेश मानती है कि वो बांग्लादेशी हैं, और हमारे पास कोई इसका सबूत नहीं है। अभी जो सीएम हैं हेमंत बिस्वा, उन्होंने एक कानून जो 1950 का कानून था, ये पार्टीशन के पीरियड में एक कानून था कि समरी ट्रायल, जब आपको डाउट होगा तो समरी ट्रायल करके 10 दिनों में आप तय कर लेंगे कि वो है, और आप उसको दूसरी तरफ धकेल सकते हैं। 4 महीनों तक लगभग चला, और नेहरू जी ने और लियाकत जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका एग्रीमेंट हुआ, उसको बंद किया। उस कानून को आज 2025 में ये सीएम ने इसको पुनर्जीवित किया है, और 10 दिनों के अंदर वो इसका समरी इन्वेस्टिगेशन डीएम या तहसीलदार करके उनको पुशबैक करता है। पुशबैक का आप हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं, आप इधर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है खड़ी है, आपको रात के अंधेरे में वहाँ धकेल रहे हैं। अब बीच में द स्वॉम्प्स, जंगली जानवर हैं, पता नहीं अंधेरे से किसी तरह से आप उधर पहुँचे तो वहाँ उनकी तरफ से भी राइफल्स, आप कहीं से निकल भी पाए, वहाँ तक है कोई नहीं, तो आप यहाँ से भीख मांगते हुए, पीछते हुए और घूम फिर के आप किसी तरह से वही रात के अंधेरे में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं। इज दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू टू आवर सिटीजन्स? इज दिस व्हाट वी आर प्राउड ऑफ? बांग्लादेश की सरकार ने फॉर्मली अब कहा है कि 2500 लोगों को पिछले कुछ महीनों में इस तरह से वो पुशिंग कहते हैं, हम पुश बैक कहते हैं। ये है, बुलडोज़र की बात तो हुई ही, बहुत तरीक़ों से। जब मैं कह रहा हूँ हक रखने का हक, अब बुलडोज़र, मतलब देश में ऐसा कोई कानून नहीं है, अब तक तो नहीं है, कि आपने अपराध किया आपका घर तोड़ देंगे, और ये भी कानून नहीं है कि हम बिल्कुल एक दिन में तय कर लेंगे कि आप अपराधी हैं। तो एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में आपने कह दिया और बुलडोज़र चलाना शुरू किया। यू वेरी क्लियर, बंगाल में इलेक्शन हुआ और बुलडोज़र शुरू हो गए, क्राउड्स अपना वो करने शुरू हो गए। बस आखिरी बात, मैं उड़ीसा की बात करना चाह रहा हूँ। उड़ीसा से मैं लौटा हूँ। आई कैन नॉट फॉरगेट व्हाट आई सॉ ऑन दोज 4 डेज। आदिवासी क्षेत्र में हम जाते, और विचित्र है कि बीजेपी का इलेक्शन हुआ 1.5 साल में, और ये सब एक बहुत संगठित तरीके से, जहाँ भी क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले आदिवासी हैं, उनके ऊपर, उनके धर्मस्थलों पे अटैक, उनके पास्टर्स पे अटैक, उनके खिलाफ एंटी कन्वर्जन लॉज करके उनको जेलों में बंद करना, बॉयकॉट, गांव से गांव निकाला, परिवार के अंदर कुछ लोग हैं कुछ लोग नहीं हैं, वो भी बात नहीं कर सकते, 20,000 रुपये का फाइन अगर आप उनसे बात भी करें, अटैक्स, और ये एक संगठित तरीके से 1.5 साल में। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये जो आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट जिसके लिए वोट की डकैती हो रही है, वो कितना गंभीर है। डेमोक्रेसी को तोड़ना अपने आप में बहुत गंभीर है। एक नफ़रत की राजनीति को अंजाम देने के लिए डेमोक्रेसी को तोड़ना और भी गंभीर बात है, और उस दिशा में हम लोग सब
आप टेलीविज़न में देखें, अच्छा हाउ क्लेवर दे आर, इतने मतलब पावर, देखिए इनसे कोई सीखे। देयर इज़ नो आउटरीच, देयर इज़ नो मॉरल सेंस कि ये डकैती हो रही है, हम लोगों के हकों से डकैती हो रही है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। कुरैशी साहब ने और अंजलि जी ने, हर्ष ने बहुत सारी बातें रखी हैं। कुरैशी साहब ने एक गालिब के शेर से शुरुआत की थी, तो जो ये SIR जिसको सर कहते हैं, और हर्ष ने कहा सर झुक गया, तो मुझे साहिर लुधियानवी का गाना याद आया, सर जो तेरा चकराए तो दिल डूबा जाए। तो यहाँ तक तो ठीक है, इसके आगे जो है, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए, ये कहने वाला कोई नहीं। अब मैं बड़े संक्षेप में सिर्फ 3-4 चीज़ें कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर से SIR के बारे में, कि जैसा आप सब लोग जानते हैं, कुरैशी साहब ने भी कहा कि अगर भारत के लोकतंत्र की दुनिया में वाहवाही होती है तो उसका एक श्रेय चुनाव आयोग को हमेशा जाता था। और मैं ये मानता हूँ कि चुनाव आयोग की जो सबसे क्या कहें मजबूती थी, वो ये थी कि वो बहुत सॉलिड और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स अपनाता था। तो ये जो SIR की प्रक्रिया हुई है, इसमें अभी भी मेरे जहन में इतने सारे सवाल हैं जिनका जवाब 11 महीने हो गए, लेकिन अभी भी मैं उन जवाबों को ढूंढ रहा हूँ। 24 जून 2025 को जब पहला नोटिफिकेशन हुआ था SIR का, तो उसमें एक बात ये कही गई थी कि आर्टिकल 326 के तहत जो इनएलिजिबल लोग हैं उनको बाहर निकालना है, जो एलिजिबल है उनको अंदर करना। तो आर्टिकल 326 में सिर्फ 4 बातें लिखी गई है। भारत के नागरिक हैं, 18 साल से ऊपर है, आपका दिमाग या दिमागी हालत दुरुस्त है और किसी कानून ने आपको अयोग्य घोषित नहीं किया। तो अब जब बिहार का और बाकी 12 स्टेट और यूटीज़ का SIR का काम पूरा हो चुका है, तो क्या इलेक्शन कमीशन ये डेटा शेयर करेगा कि आर्टिकल 326 के तहत कितने ऐसे अयोग्य लोग हैं जिनको इलेक्टोरल रोल से निकाला गया? ये डेटा अभी तक नहीं आया। दूसरी बात यह है कि प्योरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, तो प्योरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल और हेल्थ ऑफ इलेक्टोरल रोल के इलेक्शन कमीशन के अपने पैमाने हैं कि वो हमेशा इवैल्यूएट करता है कि हमारे रोल की हेल्थ कैसी है। तो ये डेटा भी उनको शेयर करना चाहिए कि SIR के बाद हमारे इलेक्टोरल रोल की हेल्थ पहले से कितनी इम्प्रूव हुई। तीसरी चीज़ ये है कि जब शुरुआती कोर्ट में हियरिंग हुई थी तो कोर्ट ने ये कहा था कि अगर मास डिलीशन होगा तब हम इंटरफेयर करेंगे, लेकिन अब तो बहुत मास डिलीशन हो चुका, इससे ज़्यादा पता नहीं और कितना मास डिलीशन होगा जब कोर्ट इस चीज़ में इंटरवीन करेगा। और मुझे इस चीज़ का भी जवाब अभी तक नहीं मिला कि एक संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग और उसके तहत कार्य करने वाले इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जिसकी स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्टोरल रोल को फाइनलाइज करने की, तो ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई कि वो प्रक्रिया जुडिशल ऑफिसर्स के हाथ में चली गई, और क्यों निर्वाचन आयोग ने ये स्थिति पैदा की कि ये काम ERO की जगह कोई और करेगा, जो व्यवस्था उनके नियंत्रण से बाहर चली गई। और अगर इलेक्टोरल रोल पूरा करने की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो रही थी तो क्यों उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर दिया? ये सारे बड़े गंभीर सवाल हैं। प्रशासनिक दृष्टि से अगर आप एक ऐसी प्रणाली बनाते हैं
जिसके ज़रिए सब लोगों को गुजरना है, तो आप कम से कम ये तो सुनिश्चित करिए कि जो डेडलाइन है उससे पहले वो प्रणाली अपना काम पूरा कर सके। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत गंभीर मामला है। असम में पहले किसी ज़माने में एक डाउटफुल वोटर लिस्ट बनाई गई थी। उस डाउटफुल वोटर लिस्ट में जिनके नाम डाले गए थे उनको वोट नहीं देने दिया गया था, और उनको ये कहा था कि आप एडजुडिकेट करवा के आइए कि आप सिटीज़न हैं या नहीं। आज तक उन लोगों का क्या हश्र है, ये डेटा पब्लिक डोमेन में नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो लोग सारे वापस आ गए या उनकी क्या स्थिति नहीं आए, क्योंकि ऑफिशियली डेटा अवेलेबल नहीं है। और विचित्र बात यह है कि जिस स्टेट में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाया है, हालांकि वो प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है असम में, और जहाँ पर ये घोषित किया गया कि 19 लाख से ज़्यादा लोग नॉन सिटीज़न की कैटेगरी में प्रिलिमिनरी तौर से डाले गए हैं, उनको किसी को कुछ नहीं हुआ, वहाँ SIR नहीं हुई। तो ये एक बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच है जिसका कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं। सो दिस इज एज फार एज SIR इज कंसर्न, मेनी थिंग्स कैन बी सेड। जहाँ तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, तो वो पार्लियामेंट कमेटी में, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने मसला है। बड़े विद्वान लोग हैं, अलग अलग पार्टी के हैं, इसके बारे में विचार करेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा निजी ख्याल है, मुझे ये लगता है कि जो नोटिफिकेशन हुआ था जिसके तहत भूतपूर्व राष्ट्रपति की कमेटी बनाई गई थी, उसमें जो कारण दिए गए हैं कि इस वजह से वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, वो कारण के पीछे कोई तथ्य द्वारा कोई बात सामने अभी तक नहीं रखी गई। आप पैसे बचाएंगे, कितने पैसे बचेंगे, और क्या पैसा बचाना मकसद है चुनाव कराने का? एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कम होती है, इलेक्शन बार बार होते हैं, इस वजह से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पैरालाइज होता है। इसका कोई डेटा बता दे। आप निर्वाचन आयोग से पूछिए कि क्या इलेक्शन मॉडल कोड के दौरान निर्वाचन आयोग प्रशासनिक काम को रोक देता है, उनसे पूछिए, क्या वो कहेंगे? वो इस बात को मानते हैं कि हमारी प्रणाली की वजह से सारा सरकार का काम ठप हो जाता है, क्योंकि उनके जो नियम बने हुए हैं उसके तहत लगभग सारी चीज़ हो सकती है, कुछ चीज़ों पे पाबंदी है। और उसमें भी अगर आप चुनाव आयोग से इजाज़त लें तो ऐसे केसेस बहुत कम होंगे जब आज तक चुनाव आयोग ने मना कर दिया कि नहीं, ये काम आप नहीं कर सकते। तो ये कारण भी कोई ठीक नहीं लगता। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर पुदुचेरी में चुनाव हो रहा है तो हिमाचल प्रदेश वालों को क्या तकलीफ है? हाउ आर दे कंसर्न? हो रहा है चुनाव, तो हर स्टेट की अपनी एक ऑटोनमस कैरेक्टर है एज फार एज इलेक्टोरल प्रोसेस इज कंसर्न। और मुझे नहीं लगता कि किसी स्टेट के चुनाव से किसी और स्टेट को फ़र्क पड़ता है। 5 साल में एक बार चुनाव हो रहा है वहाँ पे, अनलेस यू हैव अ मिड टर्म पोल। और इस जो सजेस्टेड प्रोसीजर है उसमें भी अगर 2.5 साल के बाद कोई गवर्नमेंट गिर जाती है तो उसमें तो प्रावधान ये है कि इलेक्शन ही होगा। तो आर यू प्रमोटिंग डेमोक्रेसी और आर यू taking decisions which are not in accordance with democratic principles? So there are many questions which have to be looked into. I don't know what views will be taken by different political parties or different members of parliament, but if one nation one election is meant to bring about strengthening of democratic character, I have my doubts on that. हमारे सारे वक्ता मित्रों ने अपनी बात कही है, और जो भी प्रस्ताव रखे जा रहे हैं, जैसा हम समझ पा रहे हैं, वो सारे प्रस्ताव सरकार की तरफ से जनतांत्रिक भाषा में रखे जा रहे हैं। जनतांत्रिक प्रक्रियाओं
का हवाला देते हुए रखे जा रहे हैं। यह कहते हुए, यह दावा करते हुए रखे जा रहे हैं कि यह सब कुछ हिंदुस्तान में जमहूरियत की सेहत को बेहतर करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन जैसा कई चुनावों को संचालित करने वाले 2 चुनाव आयुक्त मित्रों ने बताया है कि इससे हिंदुस्तान की जमहूरियत की सेहत बेहतर होने की जगह और ख़राब हो रही है, बल्कि हिंदुस्तान में जमहूरियत बची भी रहेगी या नहीं, इस पर शक पैदा हो गया है। अंजलि ने उस प्रक्रिया के बारे में बहुत ही विस्तार से बतलाया है और हर्ष ने जो ब्यौरे दिए हैं उनसे बहुत साफ है। बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं आखिर इसका मकसद क्या है, वो हासिल क्या करना चाहते हैं, और जो हासिल करना चाहते हैं वो हमारी आंख के आगे है। बंगाल में चुनाव ख़त्म होने के अगले दिन से जो बंगाल हासिल हो रहा है वो हमारी आंख के आगे है। असम जिस तरह का बना दिया गया है वो हमारी आंख के आगे है। बिहार में वह सब कुछ शुरू हो गया जो आज से 6 महीना पहले तक बिहार में नहीं हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के बनते ही। तो यह असम हमारी आंख के आगे। तो हिंदुस्तान जो एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य होने का दावा अब तक करता है, वो व्यावहारिक तौर पर अब धर्मनिरपेक्ष गणराज्य नहीं है। और यह कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान दरअसल एक अपार्थाइड स्टेट में तब्दील हो गया है, जिसमें 2 किस्म के लोग शहरी हैं और एक किस्म के लोग, और ये कहना चाहिए कि वे मुसलमान हैं और ईसाई हैं, जिनको 2म दर्जे के शहरियों में अगर पूरी तरह तब्दील नहीं कर दिया गया है तो व्यावहारिक तौर पर कई हिस्सों में तब्दील कर दिया गया है, और अदालतों को भी शायद इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो यह हम सब के लिए विचार का विषय है। इतने सवाल उठ रहे हैं एसआईआर की एक्सरसाइज पर, अभी रोक दीजिए। क्या जरूरत है कि 3rd फेज को भी अभी करना है जब इतने कंट्रोवर्सी में एसआईआर मायर्ड है? तो एंड व्हाट वी आर सीइंग इज दैट द सुप्रीम कोर्ट अपना आशीर्वाद दे रहे हैं इस पूरी एसआईआर की एक्सरसाइज को, उनकी पूरी ब्लेसिंग्स के साथ एसआईआर की एक्सरसाइज हो रही है, एंड दैट इज रियली अनफॉर्चुनेट। So what we really require right now is that the Supreme Court should say that बंगाल में जिस तरीके की प्रॉब्लम्स आई हैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को लेकर, जो हियरिंग्स नहीं हो पाई ट्राइब्यूनल की, एक जज ने रिजाइन किया जो अभी रिसेंटली, उन्होंने कहा कि 4 साल लगेंगे केसेस को निपटारा होने में। तो मतलब इस तरीके से अगर चुनाव होने लगे इस देश में कि लोगों को अधिकार नहीं दिया जाएगा वोट करने का एसआईआर के चलते हुए, तो फिर द राइट टू वोट इट्स मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द राइट टू वोट इन इलेक्शंस इटसेल्फ। And therefore, what is required is that the Supreme Court should step in even now. And Justice Bagchi had said that it would be very interesting if the winning margin is less than the number of deletions. We look into it. और वो मैटर अब कोर्ट के सामने है, तो कोर्ट को कह देना चाहिए कि एसआईआर को रोक देते हैं। ऐसी क्या जल्दी है एसआईआर को अभी कराने की, जब इतने सवाल उठ रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, इतनी आर्बिट्ररी काम हो रहा है कि किसी और राज्य में कहीं पर भी एसआईआर में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे एक भी नोटिस नहीं गया, लेकिन 1,35,00,000 नोटिस चले गए बंगाल में। और जो बात दूसरी हुई, देखिए इसके अंदर ये सवाल उठा है कि भाई ऑब्जर्वर्स हैं, उनकी बात अगर हमें नहीं पता है, सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे? कुछ चीजें तो सामने हैं। 34 लाख लोगों के नाम आज भी ट्राइब्यूनल्स के सामने पड़े हैं, उनकी सुनवाई नहीं हुई है और चुनाव खत्म हो गए उस स्टेट में। डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ मुस्लिम्स हैं जिनको कि हटाया गया है वोटर लिस्ट से बंगाल में, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितना प्रोपोर्शन है उसका उससे ज्यादा। उन सब लोगों को वंचित रखा गया है वोट देने के अधिकार से। ये सारी चीजें तो सामने नजर आ रही हैं और उसी पर बात कर रहे हैं। और अगर हमें वास्तव में विद डेटा इंफॉर्मेशन पूरी खुलासे के साथ में बात करनी है, तो वही तो मांग है कि आप सीसीटीवी कैमरा को सामने डाल दीजिए लोगों के। आप कितने लोग खड़े थे वो लाइन के अंदर, वो बता दीजिए आफ्टर 6 PM वोटिंग के। आप बता दीजिए 17C के फॉर्म्स दे दीजिए लोगों के सामने भी रख दीजिए। पहले नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप कर दीजिए। आपको तो यहाँ होना चाहिए, हम भी यही सवाल कर रहे हैं।
कही वो मैं बता दूं, ये पिछले 2-3 इलेक्शन से हो रहा है कि रात को 9-10 बजे तक लोग लाइन में होते हैं, उठते रहते हैं, और वो इसकी वजह से डेटा 3-3 दिन 5-5 दिन रिलीज नहीं होता है। कि जी लोग तो लाइन में थे, अभी तो पता नहीं है, हमारा बात तो नहीं है, ये सब बकवास है, टोटल बकवास है। और ये मैंने एक ट्वीट किया था, वो लाखों में रीट्वीट हुआ। उसमें देखिए 6 बजे अगर इलेक्शन खत्म होता है तो 6:05 पे 6 बजे दरवाजे बंद हो जाते हैं, और अगर 50 लोग खड़े हुए हैं बाहर, उनको वोट देने का इख्तियार है, चाहे उनके 6 बज जाए, 7 बज जाए, 8 बज जाए। लेकिन 2-2 रोड बच जाए जो उड़ीसा में बताया गया है, आंध्रा में ऐसा नहीं हो सकता। और वो है कितने, उसके फिगर 15 दिन बाद पता लगेगी, ये बकवास है। क्योंकि लाइन में जितने लगे हुए लोग होते हैं उनको उसके बाद एक पर्ची बांट दी जाती है, और वो पर्ची भी बड़े इंटेलिजेंटली बांटी जाती है। जो 50वां नंबर है उसको 50 नंबर की लिस्ट पर्ची नहीं जाती, उसको 1 नंबर दी जाती है। क्योंकि 50 के बाद 10 धक्के से और आके खड़े हो जाएंगे कि मैं भी था, और 50 आके खड़े हो जाएंगे, -1 तो हो नहीं सकता। तो आखिरी आदमी को 1, और यहाँ से लेकर उल्टी हम जा चाहते हैं ताकि गलती ना सके। यानी 6:10 पर इलेक्शन कमीशन को मालूम है कि कितने लोग अभी वोट देने के लिए बाकी हैं। उसका जवाब 10 दिन में देंगे, 5 दिन में देंगे। ये 5 साल से बकवास हम जो सुन रहे हैं ना, इट इज टोटल रबिश, और कोई क्वेश्चन करने वाला तो आजकल है ही नहीं। तो आपने सुना कि किन मुद्दों को SIR से लेके किस तरह से वोट डिलीट किए गए, उसका क्या प्रभाव हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि अभी दूसरा फेज़ SIR का ख़त्म हुआ है, वहाँ पर इतनी कंप्लेनें आई हैं, इतनी शिकायतें आई हैं, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने SIR 3 को भी अनुमति मिल गई है। SIR 3 भी होने वाला है, क्योंकि आपको पता है 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। जैसा कि आपने सुना कि कहा गया है कि ये RSS और BJP का प्रोजेक्ट है। जी हाँ, एक ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पर माइनॉरिटी, खास करके मुसलमान और क्रिश्चियन को हाशिए में ला दिया जाए, और बाकी जो हिंदू लोग भी बचे हैं वो भाजपा यानी कि जो राजनीतिक पार्टी है RSS की, उनकी रियाया बनकर रहे। क्या हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं? क्या हम ऐसी हिंदुस्तान की कल्पना करते हैं? क्योंकि हम इस खबर को दिखा सकते हैं। आपको ये सही लग रहा है कि इस खबर को आगे पहुंचाना है तो इसे शेयर कीजिए, ज़्यादातर लोगों तक ये बात पहुंचे, और हमारा देश फिर से सुंदर हो, और इसी पेड़ की तरह फिर उसी तरह मजबूती से खड़ा रहे, और ये जो जड़ें हैं ये फिर से अपना वैसे ही काम करें जैसे करती आई हैं। क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन ही हमारे देश को अब बचा सकते हैं। क्योंकि कोर्ट जिस तरह का रवैया दिखा रहा है, इलेक्शन कमीशन है, तो आने वाला वक्त मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल वक्त भी कटेगा जब हम सब साथ मिलकर चलेंगे। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।